चालाक बीवी। श्याम और राधा रायगढ़ गांव में रहते हैं। वैसे तो उनके अपने घर में ही 2 वक्त का खाना पूरा नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी श्याम हर रोज किसी न किसी नए मेहमान को दोपहर के खाने पर घर ले आता है। एक दिन राधा कहती है, ये क्या है जी, जब आपको पता है कि हमारे पास अपना पेट भरने तक का खाना पूरा नहीं होता, फिर क्यों रोज किसी न किसी नए मेहमान को घर लेकर आ जाते हो? ऐसे तो जिंदगी जीना मुश्किल हो जाएगा। मेहमानों को खिलाना पुण्य का काम होता है, इससे भगवान खुश होते हैं। तुम क्यों उसके बीच में आकर पाप की भागीदारी बन रही हो? दोबारा मेरे सामने ऐसी बात मत करना, समझी? इसी तरह राधा बहुत बार श्याम को समझाने की कोशिश करती है, पर वो हर बार एक ही बात बोलकर उसे चुप करा देता है। इन्हें समझाना तो बेकार है, मुझे ही कोई ऐसी तरकीब सोचनी होगी जिससे मेहमान अपने आप ही यहां आना बंद कर दे। राधा तरकीब सोचने में लग जाती है और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक सुबह श्याम बिना कुछ बताए जल्दी घर से निकल जाता है और राधा अपने काम में लग जाती है। कुछ घंटों बाद श्याम अपने एक दोस्त के साथ घर वापस आता है। सुनो राधा, आज दोपहर के लिए 3 मेहमानों का खाना बनाकर रखना, और याद रखना उनकी खातिर में कोई कमी ना हो। श्याम की बात पर राधा हैरानी से उसकी तरफ देखने लगती है, लेकिन दोस्त के साथ होने की वजह से कुछ बोल नहीं पाती। घर में तो ठीक तरह से 2 लोगों के खाने लायक तक दाल चावल नहीं है और इन्हें मेहमान बुलाने हैं। बस अपना अपना बोलते हैं, दूसरे की तो कभी सुननी ही नहीं है। क्या करूं मैं? राधा क्या करूं क्या नहीं की उलझन में फंसी ही होती है कि उसके दिमाग में एक तरकीब आती है, जिस पर वो श्याम और उसके दोस्त के घर से बाहर जाते ही रसोई में से सिलबट्टा निकाल कर लाती है। अब मुझे मेरे ये साथी ही इस मुश्किल से बाहर निकालेंगे। राधा सिलबट्टे पर रोली, चावल और हल्दी डालकर उसे मेहमानों के बैठने की जगह पर ले जाकर रख देती है। कुछ ही देर में वो तीनों मेहमान भी घर पहुंच जाते हैं। आइए जी, पधारिए, हमें आपका ही इंतजार था। जी शुक्रिया। श्याम भाई कहाँ हैं? वो ना बस आते ही होंगे, तब तक आप बैठिए ना। जैसे ही वो तीनों अपनी जगह पर बैठते हैं तो सामने पूजा किए सिलबट्टे को रखा देख असमंजस में पड़ जाते हैं। और बहन, ये सिलबट्टे की पूजा कर इसे यहाँ क्यों रखा है? क्या ये आपके यहाँ का कोई रिवाज है? अरे नहीं नहीं, वो तो मेरे पति की मन्नत है, इसलिए पूजा की है। हैं? सिलबट्टे पर कैसी मन्नत? मेरे पति ने मन्नत ली है कि वो अपने मेहमानों को खाना परोसने से पहले इस सिलबट्टे से 3 बार उनके सिर पर मारेंगे। राधा की ये बात सुन तीनों मेहमानों के चेहरों की हवाइयां उड़ जाती है, जिसे देख राधा मन ही मन हंसती हुई उन्हें दिलासा देते हुए कहती है, अरे आप लोग फिक्र मत कीजिए, ज्यादा तेज नहीं मारेंगे, बस 3 बार जरा सी थपकी। और ये सुनते ही तीनों मेहमान डर से कांपते हुए तुरंत अपनी जगह से उठ खड़े होते हैं। अरे अरे, आप सब उठ क्यों गए? मेरे पति बस आते ही होंगे, फिर सब साथ में खाना खाइएगा। अरे जी नहीं, हमें कुछ नहीं खाना। ये कहकर तीनों मेहमान बिना एक पल की और देरी किए घर से बाहर भाग जाते हैं, जिन्हें जाते हुए घर के अंदर आता श्याम देख लेता है। अरे वाह राधा, उन तीनों मेहमानों ने तो बड़ी जल्दी खाना खा लिया। नहीं ना, बिना खाए ही चले गए। अरे वो क्यों? क्योंकि वो खाने से पहले मुझसे ये सिलबट्टा मांग रहे थे, तो मैंने बोल दिया कि मेरी माँ ने दिया है, मैं नहीं दे सकती। बस फिर वैसे ही चले गए। राधा की बात सुन श्याम गुस्से से लाल होकर उस पर चिल्लाने लगता है। तुम पागल हो क्या? मेहमान को नाराज कर दिया। मेहमान जो मांगे उन्हें वो देना हमारा फर्ज है। इतनी सी बात तुम्हें कब समझ में आएगी? मैं अभी उन्हें ये सिलबट्टा देकर वापस घर में ले आता हूं, तुम खाना तैयार रखना। अब श्याम सिलबट्टा उठाए घर से बाहर निकल जाता है और मेहमानों को ढूंढना शुरू कर देता है, जो उसे पास में ही एक पेड़ के नीचे बैठे दिखते हैं। श्याम उनके पास पहुंचने ही वाला होता है कि वो उसे सिलबट्टे के साथ आता देख दोबारा भागना शुरू कर देते हैं, जिस पर श्याम भी उनके पीछे भागने लगता है। अरे रुको, मैं आप लोगों को ये देना चाहता हूं। अरे आप लोग रुको तो सही। अरे भाई, ये तो हाथ धोकर पीछे पड़ गया है।
अरे जुबान कम और पैर तेज चलाओ। वो तीनों पिटाई के डर से और ज्यादा तेज भागने लगते हैं। इसी तरह तीनों मेहमान आगे आगे और श्याम सिलबट्टे के साथ उनके पीछे पीछे पूरे गांव में घूमते हैं, जिससे धीरे धीरे गांव में ये खबर फैल जाती है कि श्याम दयालु और उदार इंसान तो है, लेकिन अब से वो किसी की भी मेहमान नवाजी से पहले सिलबट्टे से 3 बार उसके सिर पर मारेगा, जिसके प्रभाव से अब लोग उसके घर खाने पर आना बंद कर देते हैं। मैं तो उन्हें सिलबट्टा देने जा रहा था और लोगों को लगा कि मैं मार रहा हूं। कितना बड़ा बेवकूफ हूं। अब मेरी ही वजह से कोई यहां खाने पर आने के लिए तैयार नहीं है। इस तरह राधा अपनी होशियारी और सिलबट्टे की मदद से श्याम के मेहमानों वाली आदत से छुटकारा भी पा लेती है और घर की शांति भी भंग नहीं होती। जरूरी नहीं कि हर जंग हथियार से ही लड़ी जाए। कुछ के लिए सिर्फ दिमागी चाल ही काफी होती है, और अगर शांति के साथ अच्छे से दिमाग लगाकर सोचा जाए तो मुश्किल से मुश्किल समस्या का समाधान मिल ही जाता है। यमुनानगर में सीता अपने बेटे कुशल के साथ रहती थी। बेटे कुशल के बड़े हो जाने पर वो उसकी शादी पास ही के गांव की एक लड़की खुशी से करवा देती है। बहू, तू जैसी खूबसूरत बहू तो इस पूरी सोसाइटी में किसी की नहीं। बस अब तू इस घर की सारी जिम्मेदारी उठा ले तो मेरी चिंता खत्म। ये ले इस घर की चाबी, अब से ये तेरे हवाले। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं इस घर का पूरा ध्यान रखूंगी। देखिएगा, आपको शिकायत करने का भी कोई मौका नहीं मिलेगा। मैं आपके लिए गाजर का हलवा बनाकर लाती हूँ। शादी के कुछ ही दिन बाद खुशी के तेवर बदलने लगते हैं। माँ जी, मैं आपसे कह देती हूँ, मैं इस घर की बहू हूँ, कोई नौकरानी नहीं जो हर समय आपकी बात मानूं। बहू, मैं तो बस ये कह रही थी कि तू हर समय फोन पर ये किससे बात करती रहती है। हर समय तेरा फोन बिजी आता है। ये बात कुशल को पसंद नहीं बेटा। हाँ हाँ, मेरी तो हर बात सबको बुरी ही लगती है। अब शादी को कई महीने बीत चुके हैं, मगर खुशी कभी भी खुश नहीं रह पाती और वो अपने पति और सास से भी हमेशा झगड़ती रहती है। असल में शादी से पहले उसका एक प्रेमी होता है, गोविंद। वो उससे आज भी छुप छुप कर मिलती है। गोविंद, मैं अपने पति और सास के साथ खुश नहीं हूँ, चलो ना हम भाग जाते हैं। तुम एक काम करो, घर से सारा कीमती सामान ले आओ, उसके बाद मौका देखकर हम भाग जाएंगे। खुशी के पति और सास उसे बहुत प्यार करते हैं, मगर खुशी फिर भी उन्हें धोखा देती है और धीरे धीरे अपने घर से कीमती सामान को चोरी करके गोविंद को देने लगती है। उसकी सास को घर से सामान चोरी होने का संदेह होने लगता है। बेटा, समझ नहीं आ रहा, ये घर से धीरे धीरे सामान कैसे गायब हो रहा है। कौन सा सामान माँ? अरे वो चांदी के बर्तन जो मैंने बनवाए थे वो दिख नहीं रहे। यहीं कहीं होंगे माँ, आपकी बहू ढूंढ देगी। कितने बेवकूफ हैं ये माँ बेटे, इनका सारा सामान मैं गायब कर दूंगी और इनको पता भी नहीं चलने दूंगी। और इस तरह से धीरे धीरे खुशी घर का सारा कीमती सामान चोरी करके गोविंद के पास रखवा देती है और कुछ महीनों बाद उनके पास बहुत कीमती सामान इकट्ठा हो जाता है और दोनों भागने की योजना बनाते हैं। खुशी, आज रात को आधी रात होते ही तुम अपने घर से भाग कर आ जाना। मैं गांव के पुराने बस स्टैंड पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। ठीक है। खुशी अपने कपड़े और गहनों की पोटली बांधकर पुराने बस अड्डे पर पहुंच जाती है और देखती है कि वहां तो कोई भी नहीं है। खुशी कुछ घंटे वहीं खड़ी रहती है और फिर गोविंद के कमरे पर जाती है। वहां पर भी बड़ा सा ताला लगा होता है। हे भगवान, कहीं गोविंद मुझे धोखा देकर भाग तो नहीं गया। अब मैं क्या करूंगी? खुशी फूट फूट के रो रही होती है।
तभी पीछे से उसका पति सारे गहनों की पोटली लेकर आ जाता है। आप यहाँ? हाँ, मैंने गोविंद को गांव छोड़ने से पहले पकड़ लिया था और ये सारे गहने भी उससे ले लिए। आपको सब पता था कि मैं आपको और माँ जी को धोखा दे रही थी। हाँ, मगर मुझे ये भी पता था कि गोविंद अच्छा इंसान नहीं है। अगर मैं तुमको समझाता तो तुम कभी नहीं समझ पाती, इसलिए मैं चाहता था कि तुम्हारी आंखें खुद खुले। मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं खुशी, मगर हमेशा ये याद रखना कि तुम्हारे अपने कभी भी तुम्हें धोखा नहीं देंगे। माँ और मैं तुम्हें बहुत प्यार करते हैं और हम दोनों चाहते हैं कि खुशी 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 हमारे घर रहे, क्योंकि तुम ही तो हमारी खुशी हो। हाँ, मैं आज के बाद आपको और माँ जी को कभी निराश नहीं करूंगी।